चित्र के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे परिश्रम, परिश्रम देखने की वस्तु नहीं है, परिश्रम का कोई चित्र नहीं हो सकता, तो इसीलिए वह अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति में नहीं लिख सकते, राइट। सिर्फ वही चीज लिखेंगे डैश के अंदर जो हम देख सकते हैं, जैसे बालकः, वृक्षः, विद्यालयः, शिक्षिका, छात्र। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत हमें कुछ वाक्य दिए जाते हैं, उन वाक्यों का हमें संस्कृत में परिवर्तन करना होता है। जब हम इन वाक्यों का संस्कृत में परिवर्तन करें तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक एक शब्द का संस्कृत में अनुवाद करें, अन्यथा कोई ना कोई शब्द बीच में से छूट जाता है। और सबसे बड़े ध्यान रखने लायक बात यह होती है कि हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वाक्य जो है वह कौन से काल के अंतर्गत लिया गया है। अगर वर्तमान काल है तो हम क्रिया वर्तमान काल की लगाएं, भूतकाल का है तो हम क्रिया भूतकाल की लगाएं। अधिकांश रूप से बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो काल का ध्यान नहीं रखते और इस प्रश्न को सबसे हार्ड प्रश्न के रूप में अटेम्प्ट करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। यदि हम एक एक शब्द का संस्कृत अनुवाद करेंगे तो हम पूरे अंक अवश्य लाएंगे। प्रश्न 5 है संधि विच्छेद। यहाँ पर भी संधि विच्छेद के अंतर्गत ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन को चूज करते वक्त आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हलंत और विसर्ग का अवश्य ध्यान रखें। जो शब्द आपको दिया गया है यदि उसके अंत में हलंत लगा हुआ है तो ऑप्शन में भी हलंत लगा हुआ उत्तर ही होगा। यदि वहां पर विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग वाला ही उत्तर होगा। तो इस बात का ध्यान रखते वक्त आप हमेशा ओड वन आउट को पहले निकालें कि ये हलंत विसर्ग वाला नहीं है, ओड है, इसको तो पहले निकाल दो, ये तो उत्तर हो नहीं सकता। और इस तरह से बाकी बचे हुए जो आपके ऑप्शन है उसको ध्यान से देखें, संधि के नियमों का पालन करें और इस प्रकार हम संधि वाले इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 6 होता है शब्द रूप। यहाँ पर हमें शब्द रूप भी एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाते हैं। अब कौन सा शब्द रूप लगाना है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो फिलअप दे रखा है उस फिलअप का हिंदी में अनुवाद कीजिए मन में। फॉर एग्जाम्पल, मुनयः डैश वसंती, मुनि डैश रहते हैं। अब ऑप्शन में देखिए, आश्रम में आश्रमाणाम आश्रमम, तो आश्रम में रहते हैं। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए इस तरह से हम कारक विभक्तियां गिनेंगे तो हमें पता चलेगा कि अपादान यानी कि सप्तमी विभक्ति है में। अब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन 4 ऑप्शन में आप देखिए कि सप्तमी विभक्ति का ऑप्शन कौन सा है, आश्रम में, तो वही उसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं धातु रूप के ऊपर। धातु रूप भी फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ही अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं। इन धातु रूपों को करने के लिए हमें 5 लकारों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो हम कक्षा 5वीं से लेकर 5 लकार, 5वीं में 2 लकार हमने पढ़े थे, उसके बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं और अभी 9वीं में हम बाकी के लकारों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि 5 लकार आपको अच्छे से लर्न होंगे, तो आप उनकी सहायता से धातु रूप संबंधी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कारक एवं उपपद विभक्ति से संबंधित। कारक और उपपद विभक्ति एक अलग से टॉपिक हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था और कक्षा में भी पढ़ा था। कारक और उपपद विभक्ति के नियम के अंतर्गत उपपद विभक्ति, जो उपपद शब्द है, उससे हम यह पता लगाते हैं कि कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी। यदि आपको उपपद विभक्तियां याद है तो आप वही ऑप्शन नीचे से चुने और वही फिलअप में लगाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है प्रत्यय। तो जितने 4 प्रत्यय हमारे कोर्स में आ रहे हैं उन 4 के अलावा 5वां तो कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। कोरोना काल के कारण बहुत सारा कोर्स जो है वह कम कर दिया गया है। मैंने आपको सिलेबस पहले ही उपलब्ध करवा दिया गया था, आप उस पर देख सकते हैं। उसके बाद है संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द हमेशा 1 से लेकर 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। उसी तरह से द्वे, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः,
चत्वारि। और पंच से लेकर अंत तक, 100 तक, 1000 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग में शब्द रूप एक समान चलते हैं। तो यहाँ पर हमें अधिकांश रूप से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग से संबंधित ही संख्या शब्द पूछे जाते हैं, ताकि हम शब्द को देखें कि यदि पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग वाला ऑप्शन चूज करें, शब्द के अंतर्गत अगर स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग वाला शब्द चूज करें, और शब्द के अंतर्गत यदि नपुंसकलिंग है तो हम नपुंसकलिंग वाला शब्द चूज करें। अब है उपसर्ग। उपसर्ग के अंतर्गत अधिकांश रूप से उपसर्गों को अलग कीजिए अथवा प्रयुक्त शब्द में किस प्रकार का अथवा कौन सा उपसर्ग है यह बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो सिर्फ 2 अंकों के लिए है, और यह भी एमसीक्यू के रूप में ही आता है। अब हम आते हैं पठित अवबोधनम अर्थात हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के बारे में। अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो सारा का सारा व्याकरण का था, राइट। अब है शेमुषी। तो शेमुषी के अंतर्गत देखिए हमारे कोर्स में आ रहा है पाठ 2 स्वर्ण काकः, पाठ 3 गोदोहनम, पाठ 4 कल्पतरु, पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम, पाठ 6 भ्रांतो बालः, पाठ 9 सिक्ता सेतु, पाठ 10 जटायोः शौर्यम और पाठ 11 पर्यावरणम। अर्थात पाठ 1, 7, 8 और 12 ये 4 पाठ जो है वो इस कोरोना काल के कारण हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो कुल मिला के हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पाठ पढ़ने हैं। 8 पाठ में से बहुत सारे पाठ जो है वो आप हमारे वीडियो के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 पाठ ऐसे हैं जिनको आपको स्वयं अध्ययन करके पढ़ना था, जिसके लिए आवश्यक सामग्री मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। इन प्रश्नों में अधिकांश अंक लाने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि आपको हर पाठ का हिंदी अनुवाद बड़े अच्छे से याद हो। यद्यपि परीक्षा में कोई भी पैराग्राफ नहीं दिया जाता जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, आपको हमेशा सीन पैसेज ही दिए जाते हैं। उसे कहते हैं पठित अवबोधनम अर्थात सीन पैसेजेस। यह सीन पैसेजेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला गद्यांश जो किसी कहानी का एक पैराग्राफ होता है, दूसरा पद्यांश अर्थात कोई श्लोक, और तीसरा होता है नाट्यांश, यानी कि प्रश्न नंबर 12 गद्यांश, प्रश्न नंबर 13 पद्यांश और प्रश्न नंबर 14 होता है नाट्यांश। यहाँ पर प्रश्न का क्रम बदल सकता है लेकिन पूछने का तरीका यही रहेगा, वह नहीं बदलेगा। तो गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश के अंतर्गत 3 प्रश्न तो पूछे जाते हैं, 3 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और 6 नंबर के पूछे जाते हैं भाषिक कार्य। भाषिक कार्य के अंतर्गत जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी वाक्य विशेष का कर्ता कौन है, किसी वाक्य विशेष में क्रिया क्या है, विशेषण क्या है अथवा विलोम शब्द क्या है, ऐसे प्रश्न भाषिक कार्य के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अर्थात ये तो पक्का हो गया कि शेमुषी में से 1 गद्यांश आएगा, 1 पद्यांश आएगा और 1 नाट्यांश आएगा, जो कि सीन पैसेज के तौर पर आएंगे। आपको एक पैराग्राफ उपलब्ध होगा, आपको उसी में से उत्तर बताने हैं। सबसे अधिक गलती जो हम करते हैं वो नाट्यांश में करते हैं। नाट्यांश के अंतर्गत राजा ने क्या कहा तो हम लिखते हैं राजा ने कहा, आगे जो कहा वो लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पूरा वाक्य अवश्य लिखें, अर्थात आपके अंक कट सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 होता है प्रश्न निर्माण। यह प्रश्न निर्माण इन्हीं 8 पाठों के अंतर्गत जो हमारी एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए हैं, प्रश्न निर्माण करो, उसी के अंतर्गत आते हैं। कई बार उसके अलावा भी प्रश्न निर्माण करना आता है। तो यदि हमें कह शब्द रूप, कह कौके कम कौकान, ये कह शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद है, और उसके अलावा कुछ अव्यय पद जो कह शब्द से संबंधित है, प्रश्न से संबंधित है, यदि हमें वो याद है तो हम प्रश्न निर्माण करो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अन्वय अथवा भावार्थ। कोई 2 श्लोक दिए जाते हैं, उन 2 श्लोकों का अन्वय लिखना होता है। अन्वय अर्थात वाक्यों को व्यवस्थित पद क्रम में लिखना होता है। इसमें भी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं और हमें सही ऑप्शन लिखना होता है। और यहाँ पर अगर हमें भावार्थ याद है तो बहुत सहायता प्राप्त होती है
अन्वय और भावार्थ लिखने के अंतर्गत। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें हर पाठ का भावार्थ याद हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है पर्याय अथवा विशेषण विशेष्य मेलनम। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंत में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वही शब्दार्थ जो है वही पर्याय, संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कृत में ही दे रखा है ना, तो वही हो गया पर्याय, राइट। अब विशेषण विशेष्य मेलनम अथवा विलोम शब्द, ये विशेषण विशेष्य मेलनम भी हमारी पाठ्य पुस्तक के अंत में दे रखे हैं, किसी किसी पाठ के अंत में और किसी किसी में हमें पाठ के बीच में से भी पूछे जा सकते हैं। तो विशेषण विशेष्य हमने बहुत अच्छे से किया है। जो हिंदी में विशेषण विशेष्य थे वही संस्कृत में विशेषण विशेष्य है, केवल शब्दों का अंतर हो जाता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है घटनाक्रम अनुसार वाक्य लेखनम। अधिकांश रूप से ये किसी कहानी के अंतर्गत से लिया जाता है। कहानी के वाक्यों को 8 वाक्य होते हैं, उन 8 वाक्यों को जंबल लाइन की तरह 8 अलग अलग पंक्तियां हमें दे दी जाती है। उन 8 पंक्तियों को जोड़ने के लिए हमें उसे क्रम सहित लगाना होता है ताकि एक कहानी बन जाए, कहानी का एक हिस्सा बन जाए। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सबसे पहले पेंसिल की सहायता से नंबर लगाएं, उसके बाद उसे 2 बार पढ़ें और फिर जब हमें लगे कि हाँ अब यहाँ पर कहानी बन रही है, कोई वाक्य ऊपर नीचे नहीं है, तभी हम उसे फाइनल अपनी आंसर शीट में लिखें। अन्यथा जल्दबाजी में अगर एक क्रम गलत हो गया तो आगे से आगे सारे क्रम गलत हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम हर पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि घटनाक्रम अनुसार जब हमें 8 वाक्यों को लगाना हो तो हमारा घटनाक्रम बिल्कुल सही बैठे। मैं आशा करती हूँ कि इस रिवीजन वीडियो को देखकर आपके मन में जो छोटे मोटे संस्कृत एग्जाम के लिए डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। आप बड़े उत्साह और जोश के साथ अपना एग्जाम देंगे और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। आपके एग्जाम्स के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट।